बदलती जीवन शैली में कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें गायनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। बेसिकली मैं इनफर्टिलिटी उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी। ये एक ऐसी समस्या है जो आज के डेट में दिन ब दिन रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। जब हम फर्टिलिटी की आम तौर पर बात करते हैं तो महिलाओं के बांझपन की बहुत चर्चा होती है, और आज के समय में पुरुष बांझपन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, उसको थोड़ा एड्रेस कीजिए कि बांझपन एग्जैक्टली क्या है। अभी बहुत थोड़े समय से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे जांच पड़ताल भी बढ़े हैं, तो अब मेल फर्टिलिटी की संख्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। विमेंस हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के 10 साल पूरे हुए हैं, और इन 10 सालों में 2 डॉक्टर्स ने इस तरफ बहुत उल्लेखनीय काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार की और साथ ही उनके डॉक्टर कुमारी अनुराग की। इन 2 लोगों ने गायनी के फील्ड को एक्सप्लोर किया है और इस तरफ खूब काम किया है। काम इस तरीके का किया है कि लोगों को इससे पहले कुछ साल पहले तक माइग्रेट करना पड़ रहा था। जी हाँ, बिहारी माइग्रेट कर रहे थे स्वास्थ्य सुविधा के लिए, और वो इस वजह से बाहर जा रहे थे क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी जो और सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इसी प्रॉब्लम को इन 2 लोगों ने आइडेंटिफाई किया और कोशिश की कि इस तरफ कुछ बड़ा काम किया जाए। जी हाँ, पिछले 2 सालों से वो गायनी इंडोस्कोपी में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं यहाँ के गायनेकोलॉजिस्ट को। वो गांव और कस्बों के लेवल पे, ज़िलों के लेवल पे काम कर रहे हैं लगातार, सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास ये जो नॉलेज है वो बाकियों तक भी पहुँचे। और गायनी दूरबीन सर्जरी ये कितनी ज़रूरी है, और इसके लिए जब लोग बाहर जाते थे तो इन्हें भी बड़ा बुरा लगता था। इन्हें लगता था कि भाई ये जो एक बहुत छोटी समस्या है, इसका निदान तो बिहार में हो ही जाना चाहिए। और इसी वजह से इन लोगों की ये कोशिश है। तकरीबन 50 से ज़्यादा बार इन लोगों ने इस तरीके के वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया है और खुद अपने हाथों से ये लोगों को सिखा रहे हैं। ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इसी वजह से है क्योंकि हाथ पकड़ कर सिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ बिहार के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, या कोई और है जो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आना चाहता है, सीखना चाहता है गायनी दूरबीन सर्जरी, उसको ये लोग सिखाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट सीरीज में डॉक्टर कुमारी अनुराग जुड़ रही हैं, जिनसे आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गायनी में समस्याएं कौन कौन सी हैं। जी हाँ, बदलती जीवन शैली में कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें गायनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। जो ये जीवन शैली हमारी बदल रही है, कुमारी अनुराग, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या कर रही हैं आप लोग इस तरफ और कैसे इसको आप लोग एड्रेस कर रही हैं। बेसिकली मैं इनफर्टिलिटी या आजकल सब फर्टिलिटी टर्म यूज़ होता है, बेहतर टर्म है, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी। ये एक ऐसी समस्या है जो आज के डेट में दिन ब दिन रोज़ बढ़ता चला जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा कारण है हमारा जीवन शैली। इस जीवन शैली में हमारे खान पान से लेके हमारे लाइफस्टाइल, जो तनाव की स्थिति बनी रहती है, प्लस जितने तरह के गैजेट्स मैं बोलूँगी जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सब का भी हमारे फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर है। इस कारण से फर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बट बेस्ट चीज़ ये है इसमें कि जितनी रफ्तार से जो फर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है, इस तरफ बहुत सारे पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत काम हो रहे हैं और इनके निदान के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिसके बारे में लोगों को हमारा जागरूक करना एक मिशन है। जी जी जी, हम आएंगे मैम उस प्रोसेस पे, समझेंगे उसको, लेकिन हम थोड़ा फर्टिलिटी को समझना चाहते हैं। जब हम फर्टिलिटी की आम तौर पर बात करते हैं तो महिलाओं के बांझपन की बहुत चर्चा होती है, और आज के समय में पुरुष बांझपन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, उसको थोड़ा एड्रेस कीजिए कि बांझपन एग्जैक्टली क्या है और महिलाओं और पुरुषों में कैसे अलग है। बिल्कुल, अभी बहुत थोड़े समय से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे जांच पड़ताल भी बढ़े हैं, तो अब मेल फर्टिलिटी की संख्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। इसमें पहले, अभी कुछ समय पहले तक फीमेल को ही, जो औरतें होती थी उनको कम्प्लीटली जिम्मेदार माना जाता था कि अगर बच्चा नहीं कंसीव हो रहा है तो उसकी सोल जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी फीमेल को माना जाता था। बट अब ये देखा जा रहा है कि जितनी औरतों में समस्या है उससे कहीं ज़्यादा पुरुषों में हो रही है समस्या, जिसका बहुत हद तक आधुनिक जीवन शैली उससे बहुत ज़्यादा लेना देना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात किया था कि जो गैजेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल, जो स्ट्रेस लेवल है, जो तनाव है, दिन में काम करना, रात में काम करना या ओवरनाइट जाग के काम करना, तो सारा स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है। जो खान पान का तरीका है जिसमें हम बहुत सारा पैक्ड फूड खाते हैं,
अगर आधुनिक जीवन शैली की बात करें, शहरों में लोगों के पास इतनी टाइम नहीं होती, काम कर पे होते हैं, तो उनको पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती वो सारा चीज़ एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है जो शुक्राणु की संख्या को घटाने में, उसको मारने में, उसकी गति ख़राब करने में सब तरह से वो नुकसानदेह होता है। तो इस वजह से मेल इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी समस्या है। बल्कि ऐसा समझना ज़रूरी है कि मेल इनफर्टिलिटी लोगों में भी अब जागरूकता आई है, लोग थोड़ा एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है, वो अब समझने लगे हैं कि ये दोष सिर्फ स्त्रियों में नहीं, हमारे अंदर भी है, तो अब हम इसका इलाज भी लें। और जितनी जल्दी इलाज के लिए वो आगे बढ़ते हैं उतनी जल्दी इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और जो फर्टिलिटी की संभावनाएं होती हैं वो उतनी जल्दी, उतनी अच्छे तरीके से इसको हम इन्हांस कर सकते हैं, जिसमें कई तरह की चीज़ें हैं जो हमको जो जांच करके समझ में आता है। जैसे बेसिक जांच अगर हम बोले तो एक सीमेन एनालिसिस होता है, मतलब जो कीटाणु की संख्या होती है, उसकी गति, उसके बारे में जानना। तो ये एक बेसिक है। अगर उससे हमें लगता है कि फिर इनको हार्मोन टेस्ट की ज़रूरत है तो हम हार्मोन का टेस्ट कराते हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो हम वो भी कराते हैं। उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना, हम वो भी उनको बताते हैं। किस तरह और दवाइयों का हेल्प से, खान पान की मदद से किस तरह हम इनमें बदलाव ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको हम बताते हैं, और उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होता है। अब थोड़ा ये भी हमें समझाइए कि अगर फर्स्ट टाइम कोई कपल आपके पास आता है और ये इशू लेकर के आता है कि उसे कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? लाइक टेस्ट कौन कौन से बताते हैं और फिर कैसे आप ग्रेजुअली पूरा डायग्नोसिस लेते हैं? ये टेस्ट जो बेसिक टेस्ट होता है वो 4 टेस्ट है, और वो एक दिन में पॉसिबल है। बहुत लंबे समय खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेशेंट पहले तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री लेना है, उसके बारे में जानना है, वो कितने समय से, उनकी शादी को कितने समय हुआ, उम्र कितनी हुई, कितने साथ वो साथ रह पाते हैं, उनको फर्टिलिटी के बारे में, कंसीव होने के समय के बारे में जानकारी है या नहीं है, कोई और बीमारी है, ये सारी हिस्ट्री आपको जाननी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बेसिक इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड है, जिसमें ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, मतलब बच्चेदानी के रास्ते अल्ट्रासाउंड करना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जरिया है जिससे हम बच्चेदानी, अंडेदानी के बारे में, या अगर पैल्विक एरिया जहाँ बच्चे कंसीव होने का जगह है उस जगह पे कोई भी समस्या है, चाहे वो फर्टिलिटी रिलेटेड हो या गायनिकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से उस अल्ट्रासाउंड की मदद से जाँच कर सकते हैं। दूसरा होता है HSG टेस्ट, जिसमें ट्यूब की जांच होती है, ट्यूब बंद है, खुला है, उसकी जांच होती है। और तीसरी जांच होती है ब्लड का टेस्ट, जो पति पत्नी दोनों के लिए होता है। और पुरुष के लिए एक है उनके कीड़े की जांच, जो सीमेन एनालिसिस कहलाता है। तो ये बेसिक 4 जांच है जिससे हम उनके अंदर क्या समस्या है ये जान सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा अल्ट्रासाउंड को और समझाना चाहूँगी। ये अल्ट्रासाउंड का 2 मोडालिटी होता है, जो एक पेट के ऊपर से किया जाता है, एक बच्चेदानी के रास्ते से। जो पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसकी सेंसिटिविटी, मतलब उसका जांच करने का जो दायरा है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, उसमें कम होती है, क्योंकि पेट के ऊपर से पेट का जो चमड़ी है वो एक रास्ते में बाधा आती है, तो उसका लेवल, जो एक्यूरेसी है, जो जांच करने का एक्यूरेसी है, वो थोड़ी घट जाती है। इसलिए ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी इसमें बहुत मददगार है। इस तरह समझना है कि अगर किसी औरत के अंदर अंडेदानी, बच्चेदानी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उनके बच्चेदानी में कोई गांठ है, जन्मजात कोई प्रॉब्लम है जिसको हम मुलेरियन एनोमली कहते हैं, उसमें सेप्टम हो जाता है, जैसे बच्चेदानी के अंदर दीवार है, या बच्चेदानी 2 भाग में बटी हुई है, किन्हीं के रास्ते में ब्लॉकेज रहती है कि बच्चेदानी बाहर खुल नहीं पा रहा है, वो ब्लॉकेज है, जो नॉर्मली बच्चे शादी होने से पहले भी कई बार डायग्नोस्ड होता है। अंडेदानी के अंदर सिस्ट है, अंडेदानी की कैसी ताकत है, वो किस मोडालिटी के लिए उनको आगे हमको बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें प्लस जब हम ट्रीटमेंट के लिए भी आगे बढ़ते हैं तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत बड़ा मॉनिटरिंग का, जो हम आगे उसको फॉलो अप करते हैं कि ये किस तरफ आगे बढ़ रहा है, अंडेदानी के अंदर अंडा बन रहा है कि नहीं, बच्चेदानी के अंदर झिल्ली प्रॉपर बन रही है कि नहीं, जिससे बच्चा कंसीव होना, ये सारी चीज़ें बिना ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी के बच्चेदानी के रास्ते से अल्ट्रासाउंड किए बगैर संभव नहीं है। तो ये हमारा एक बहुत जेन्युइन प्रयास है लोगों के लिए कि बिहार में अल्ट्रासाउंड का जो गायनकोलॉजिस्ट होती हैं, बहुत सारे गायनकोलॉजिस्ट हैं जो नहीं करती हैं, और फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हर कोई कर रहा है।
तो हमारी ये कोशिश है कि उनको इसमें हम मदद कर सकें, और इसलिए हमने अल्ट्रासाउंड के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि वो एटलीस्ट बेसिक अल्ट्रासाउंड सीख सकें और अपने पेशेंट के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो ये ट्रेनिंग आप लोग कैसे देते हैं, क्या उसका क्या प्रोसेस है, ये भी थोड़ा समझाइए। ये ट्रेनिंग बेसिकली हमारा जैसे लैप्रोस्कोपी के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, एग्जैक्टली उसी मॉडल पे हमने ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। अल्ट्रासाउंड में हैंड्स ऑन तो कुछ नहीं होता, बट समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो हर फेज में किस तरह की समस्या है उनको हमको दिखाना है, उससे रिलेटेड जो बातें समझनी है, फर्टिलिटी में कहाँ समस्या आ रही है, इसमें क्या करेंगे, कैसे हार्मोन के चेंज से हम अल्ट्रासाउंड में उसको पिकअप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। और प्लस फर्टिलिटी रिलेटेड भी हम उनको बताते हैं कि जैसे अगर ये समस्या है तो इसका निदान हमको कैसे करना है, ताकि वो अगर साथ संबंध से उनका बच्चा ठहरेगा या IUI के लिए उनको आगे बढ़ना है या IVF के लिए जाना है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा ये भी हमें समझाइए कि जब फर्स्ट कंसल्टेंसी की बात आती है तो वो कब कराना चाहिए, और एज ग्रुप भी प्लीज़ स्पेसिफिकली हमें बताइएगा, क्योंकि कई ऐसे कपल्स आपके पास आते होंगे जो 25 साल के होते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते होंगे जो 35 के होते होंगे या कुछ 45 के भी होते होंगे। तो थोड़ा ये समझाइए कि फ़र्स्ट कंसल्टेशन वैसे भी कब ज़रूरी होता है और अलग अलग एज ग्रुप के लिए आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं। एक्चुअली अगर जो बुक है उसके हिसाब से, किताब के हिसाब से जो बताया जाता है वो तो 1 साल का क्राइटेरिया है कि अगर आप 1 साल तक साथ अगर कोई पति पत्नी रह रहे हैं और उनका अगर सब कुछ सही है और कंसीव नहीं होता है, बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो फिर सलाह लेनी चाहिए। बट जैसा आपने बताया उम्र का बहुत ज़्यादा लेना देना है, तो ये फिर डिवाइड हो जाता है। अगर आप 30 तक एज वाले हैं, 32 इयर्स तक के एज का है, तब तो आप ये अटेम्प्ट ले सकते हैं, 1 साल बाद आप कंसल्टेशन के लिए कोशिश करें। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, जो आजकल नॉर्मल हो गया है, 30 प्लस से में ही शादी होती है, 35 नॉर्मल टाइम हो गया शादी का, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनको इमीडिएटली प्रायर कंसल्टेशन भी लोग करते हैं। अगर कंसीव करने का प्लान उन्होंने करा हुआ है, शादी का प्लान हो चुका है, तो प्रायर कंसल्टेशन करते हैं कि हम क्या इसमें और करें कि हम शादी के बाद कंसीव ईजिली कर पाएँ। तो उनके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप डॉक्टर से मिलें और अपने बारे में जानें और आगे के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करें। उनके पास कोई टाइम नहीं है वेट करने के लिए, क्योंकि जो एज पहले 35 लिया जाता था, 35 की उम्र में कहा जाता था कि अंडेदानी की ताकत घटनी शुरू होती है। अब वो क्राइटेरिया घट गई है, अब वो 32 की हो गई है। कई बार तो उससे भी कम उम्र में देखने को मिलती है कि अंडेदानी की ताकत घट चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये हमारा सलाह होगा, या इनफैक्ट सब जितने भी फर्टिलॉजिस्ट हैं उनका सबका सलाह होता है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अगर आप 30 प्लस हैं तो एक बच्चा कंसीव कर लेना चाहिए। प्रायर कंसल्टेंसी की अभी आप बात कर रही थी कि कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जिनको लगता है कि अब उनको प्रेगनेंसी में जाना है या उन्होंने अब शादी करनी है इस तरीके से, तो आप उन लोगों को एग्जैक्टली क्या सजेस्ट करती हैं? जैसे कई बार लोग की प्लानिंग होती है कि हम करेंगे शादी लेकिन 2 साल बाद करेंगे या 4 साल बाद करेंगे, तो ऐसे में कुछ ऐसा है जहां हम उसको जो फ्रीज़ करने की बात होती है कि हम सीमेन को फ्रीज़ कर सकते हैं, या फ्रीजिंग जो पूरा प्रोसेस है उसको भी थोड़ा समझाइए उन कपल्स के लिए स्पेसिफिकली जो शादी तो करना चाहते हैं लेकिन लेट करना चाहते हैं और उनकी तैयारी वो चाहते हैं कि पहले से हो जाए। एक्चुअली मॉडर्न एरा में तो ऑप्शंस हैं, सीमेन को फ्रिज किया जा सकता है और ओवम को भी फ्रिज किया जा सकता है। जब ज़रूरत पड़े तो फिर IVF टेक्निक से उनको बच्चा ठहराया जा सकता है। तो ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसका अवेल किया जा सकता है। पर फिर भी मैं लोगों को सजेस्ट ये करूँगी कि आपका नेचुरल कंसेप्शन अगर आप चाहते हैं तो जितनी अब शादी अगर आपने 32 में किया है तो आप वेट मत करें कि अब 1 साल बाद प्लान करेंगे। 32 है, 33 है, 34 है, तो पहले आप इमीडिएट इफेक्ट से अपना कंसेप्शन के लिए प्लानिंग चालू कर देना है। फिर अगर समस्याएं आती हैं तो, और अगर आप फिर भी किसी भी हालत में अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ जो भी समस्याएं हों उस वजह से नहीं है, तो आप मॉडर्न एरा में जो टेक्निक अवेलेबल है सीमेन फ्रिजिंग का और ओवम फ्रिजिंग का, उसके सहारा ले सकते हैं। अब थोड़ा ये समझाइए कि अगर कोई कपल आपके पास पहली बार आता है और जब आप रूल आउट करती हैं सारा प्रॉब्लम और जो एक डायग्नोसिस बनाती है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या सजेस्ट करती हैं? क्या IUI से ही वो शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद टेसा और ICSI और बाकी सारी चीज़ें, उस पर भी हम लेटर ऑन आएंगे, लेकिन IUI से ही क्या शुरुआत होती है या कुछ और भी प्रोसेस शुरू में आप करते हैं उसके बाद IUI पे आते हैं?
ये भी पेशेंट के हिस्ट्री से पता चलता है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कोई न्यूली वेड कपल है, 30 से कम है, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं नहीं हैं, सिर्फ बहुत सारी समस्याएं, अगर ट्यूब खुली हुई है, सीमेन एनालिसिस में हस्बैंड का स्पर्म ठीक है, अंडेदानी की ताकत ठीक है, बच्चेदानी में समस्या नहीं है, अगर ये सारा चीज़ नॉर्मल है तो फिर हम उनको बेसिक मेडिसिन दे के अंडा बनने के लिए थोड़ी सी मदद करते हैं, फिर साथ रहने के लिए उनको समझाया जाता है। लेकिन अगर यही बात 35 के अराउंड है, 32 के अराउंड है, तो फिर हम उनको ये सजेशन नहीं देते हैं कि अब क्योंकि आप शादी के 32-35 में है, आपकी शादी को 2-4-5 साल हो चुके हैं, बाकी अब बेसिक ट्रायल आपने लिया हुआ है, तो उनके लिए फिर साथ रहने वाली बात नहीं बनती है। फिर उनको हम IUI के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें जो नॉर्मल तरीके से बच्चा कंसीव होता है उससे 10 से 12 गुना ज़्यादा संभावना होती है कि IUI में ये कंसीव हो जाएगी। तो फिर उनके लिए हम IUI सजेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। IUI के लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसी मोडालिटी है जो नॉर्मल से तो ऊपर है पर IVF से बहुत पीछे है, मतलब कॉस्ट वाइज, लेकिन रिजल्ट वाइज बहुत अच्छा है। तो जिनके पास अगर एब्सोल्यूट कंडीशन नहीं है कि उनकी अंडेदानी काम ही नहीं कर रही है, ट्यूब बंद है, तब तो फिर IVF की ही ज़रूरत होगी। लेकिन अगर ये सब बाधाएं नहीं हैं और आपने 4-5 ईयर 6 ईयर ट्रायल ले चुके हैं और बच्चा नहीं कंसीव हो रहा है, तो ये एक बहुत ही सस्ती उपाय है और बिल्कुल भी पेशेंट को किसी भी तरह की इसमें समस्या नहीं आती है। इसमें अंडे बनने के लिए दवाई दी जाती है, अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग होती है, फिर जिस तरह से अल्ट्रासाउंड में आते हैं पेशेंट करा के जाते हैं, उसी तरह IUI का प्रोसेस भी एकदम पेनलेस और बहुत ही इजी टेक्निक से होता है। बस इसमें थोड़ा है कि जो करने वाले लोग होते हैं उनकी विशेषज्ञता अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि स्पर्म को फिल्टर करना होता है, फिर IUI करने के कुछ प्रोसेस जो टेक्निक है उसको हमको जानना चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं जहां उपलब्ध है वहाँ पे IUI कराएं और इसमें काफ़ी अच्छा, मतलब बिल्कुल कम कॉस्ट में रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो इस तरह लोगों को, बल्कि जिनका अगर शुक्राणु के लिए एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर शुक्राणु नील होता है किसी कपल के लिए, तो फिर उनको IVF के लिए बहुत सारे लोग सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड IVF सजेशन देते हैं, लेकिन उनके लिए या IVF की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम IVF भी करते हैं तो स्पर्म अगर उनका नील है तो कहीं ना कहीं से हमको उनको उपलब्ध कराना है। तो अगर फीमेल पार्टनर में समस्या नहीं है, सिर्फ मेल पार्टनर में समस्या है, तो उनकी बिल्कुल कम कॉस्ट में IUI के थ्रू बच्चा ठहराया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान तरीका है जो लोगों के लिए उपलब्ध है, ईजिली है, और बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट जो जानना चाहते, समझना चाहते, उनके लिए हमने ये सुविधा भी यहाँ उपलब्ध कराया ताकि वो इस चीज़ को भी सीख सकें। यानी लेकिन आपको IUI कराना है तो सीजन डॉक्टर से कराना है, इम्पॉर्टेंट ये है। हाँ, ये थोड़ा प्राइमिंग उनकी होनी चाहिए ताकि वो स्पर्म के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हो, कैसे प्रिपरेशन करना है, और IUI करने का जो कब अंडा तैयार हुआ, उनको अल्ट्रासाउंड का नॉलेज होना चाहिए, IUI करने का टेक्निक पता होना चाहिए। तो ये सारी नॉलेज डॉक्टर को भी पता होना चाहिए। यानी ये सारी ट्रेनिंग इस रिसर्च सेंटर में और इस ट्रेनिंग सेंटर में दी जा रही है। ये हमने सारी सुविधा उपलब्ध कराई है और बहुत कम ड्यूरेशन में इस ट्रेनिंग को आराम से लोग सीख सकते हैं। IUI में टाइम कितना लगता है? IUI में कोई पेशेंट का यहाँ स्टेइंग नहीं होता है, मतलब हॉस्पिटल में बिल्कुल स्टे नहीं कराना है। उनको जब अंडे बनने की दवाई दी जाती है तो 7 से 8 दिन में उनका अंडा बन के तैयार होता है, फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं, फिर हार्मोन लगाया जाता है और उसके 36 घंटे बाद पेशेंट को बुलाया जाता है, जिसमें 1 से 2 घंटे उनको यहाँ हॉस्पिटल स्टे करना होता है, IUI करके फिर घर जाना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें हॉस्पिटल में तो स्टे नहीं ही करना है, घर जाके भी आराम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। वो अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, और कंसेप्शन रेट बहुत अच्छी है। यानी कोई एज इन कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है IUI कराने के बाद? कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। ये इट इज़ एज सिंपल एज नॉर्मल कंसेप्शन। मतलब नॉर्मल कंसेप्शन में जो आप अननोइंगली कंसीव होता है, उसमें तो पता भी नहीं होता है कि ये कब कंसीव हुआ, तो कोई प्रिकॉशन आप नहीं लेते। सिमिलरली IUI में भी कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं होती। ये भी उतना ही सिंपल और सरल टेक्निक है, जिसके बाद कराने के बाद सेम डे पेशेंट घर जाते हैं, नॉर्मल खाना खाना है, नॉर्मल रूटीन लाइफ जीना है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं, कुछ नहीं।
और अगर कोई रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, अगर कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज जिम और फिटनेस के तरफ हैं, तो क्या उस दौरान ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं? ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सरसाइज मना नहीं है, लेकिन हैवी एक्सरसाइज ऐसे भी अगर कंसीव होता है, आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर आपको मना करते हैं। हाँ, तो सिमिलरली IUI के बाद हमें पता है कि अब ये कंसीव होने की पॉसिबिलिटी है, तो हैवी लोड वाले जो वर्क होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, वो हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अदरवाइज रूटीन वर्क नॉर्मल करना है। अब हम थोड़ा टेसा और ICSI और IVF के तरफ चलेंगे, तो ज़रा समझाइए कि ये तीनों चीज़ें क्या है, या तीनों एक ही हैं क्या? एक्चुअली IVF के ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनके IVF करने के दौरान ये सारी मोडालिटीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। पहले आपको लोगों को मैं ये समझाना चाहूँगी कि IVF किनके लिए ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझना है, क्योंकि आज के दौर में IVF बहुत कॉमन हो गया है, जो जितनी ज़्यादा हो रही है उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। बट दूसरी तरफ ये भी समझना ज़रूरी है कि जब आपके पास कोई मोडालिटी नहीं है, सारी मोडालिटी आपकी फेल हो जाती है, तो आपके पास IVF हमेशा उपलब्ध है। तो ये एक ऐसा टेक्निक है, मास्टर ऑफ ऑल। जब आपका सारा टेक्निक फेल्ड है, पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन जिससे आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं वो ज़रूर आपके पास उपलब्ध है। तो मैं ये बताऊंगी कि इनके लिए ज़रूरी किन किन लोगों के लिए है। तो जो एब्सोल्यूट कंडीशन बोला जाता है, जिनमें एक IVF के अलावा कोई रास्ता नहीं है, उसमें सबसे पहला है ट्यूब ब्लॉक। अगर आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक है, जिसको हम खोलने की कोशिश भी करते हैं दूरबीन के विधि द्वारा, अगर वो तब भी नहीं खुलता है, तब आपके पास सोल मोडालिटी वन एंड ओनली एक और सिर्फ एक मोडालिटी है, वो है IVF। अगर आपकी अंडे दाने की ताकत नील हो चुकी है या बहुत कम हो चुकी है, अंडा हार्मोन दे के भी बनाना संभव नहीं हो पा रहा है, तब उस केस में भी आपके पास ऑप्शन बच्चा करने का रहता है, और उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ जो मोडालिटी है वो IVF है। अगर किसी औरत के अंदर बनावटी गड़बड़ी, यूट्रस की ऐसी बनावटी गड़बड़ी है जो सर्जरी के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, या किसी में फीमेल के अंदर बच्चेदानी एब्सेंट भी होती है, उनकी बच्चेदानी बनती ही नहीं है, जो जन्मजात प्रॉब्लम है, उन सब औरतों के लिए IVF एक वरदान है। उनको सरोगेसी के माध्यम से बच्चा ठहराया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जब आपके सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं, उनके लिए IVF वरदान से कम नहीं है। समझने वाली बात यह है कि इसमें IVF में भी जो उम्र का होता है वो काफ़ी लेना देना है। इसमें भी सक्सेस रेट आपके उम्र के हिसाब से होता है। अगर जितनी जल्दी आप इस तरफ रुझान करते हैं, आपको अपनी समस्या का पता चल चुका है और आप अब बच्चा करना चाहते हैं और आपके पास सारे रास्ते बंद हैं, तो IVF के लिए भी बहुत जल्दी ऑप्ट करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र घटती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, आपका सक्सेस रेट भी उसी गति से घटता चला जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा। और चौथी बात, जो पुरुषों में, पुरुष के लिए सिर्फ अगर पुरुष की समस्या हो तो मेरा सलाह है उनको पहले IUI के लिए ट्राई करना चाहिए। उनमें अगर बहुत एजोस्पर्मिया अगर नहीं हो, जैसे ओलिगोस्पर्मिया हो, मतलब शुक्राणु की संख्या कम है तो लेकिन बहुत कम है, उनके लिए IVF कारगर है। उनके लिए टेसा यूज़ होता है। उनके स्क्रॉटम टेस्टिस से स्पर्म को निकाला जाता है, फिर फर्टिलाइज करके और भ्रूण को यूट्रस के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसको IVF टेक्निक कहते हैं। उनके लिए IVF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो IVF के ऑप्शन, ये एक निराला उपाय है जो अब तक के फर्टिलिटी वाले जितने भी उपाय हैं उनमें टॉप लेवल पे IVF है, लेकिन सोल ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। इस जो IVF की टेक्निक होती है उसमें जितने भी मशीन होते हैं, जितने इक्विपमेंट्स लगते हैं या जो हार्मोन लगाए जाते हैं, इसमें अंडा बनाने के लिए हार्मोन का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। तो ये सारी चीज़ें को पहले समझना ज़रूरी है कि आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, और अब आप जो जिस तरफ मूव कर रहे हैं उसमें आपके सक्सेस रेट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से समझना चाहिए, फिर आपको जैसा सलाह दिया जाता है और आपका फैसला उसके बाद जैसा होता है उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए आज के एरा में बहुत सारे टेक्निक है। जैसे IVF में एक ICSI टेक्निक होता है, जिसमें एक अंडे से एक स्पर्म को जो नेचुरली होना चाहिए वो आर्टिफिशियली बाहर किया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया जाता है। कई बार अंडे की क्वालिटी ऐसी होती है जो सेल बनता तो है लेकिन वो फर्टिलाइज्ड होने लायक नहीं होता है, उसकी दीवार इतनी सख्त होती है कि वो नहीं फर्टिलाइज हो सकता है, तब ICSI का सहारा लिया जाता है।
तो ये बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम IVF की सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं और आज की डेट में बहुत अच्छा सक्सेस रेट IVF का भी है। तो ये एक बहुत अच्छी मोडालिटी है जिसको जिनके पास ऑप्शन ना हो या जो एब्सोल्यूट कंडीशन वाले लोग हैं, जैसे मैंने आपको कुछ कंडीशन बताए, उनको IVF का सहारा ज़रूर लेना चाहिए और मातृत्व के सुख से वंचित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप निराश ना हो, ऑप्शन है। पेशेंट्स आपके पास डॉक्टर अनुराग बहुत अलग अलग इश्यूज़ लेकर के आते होंगे और कई बार ऐसे भी आते होंगे जो शायद 25 साल के हैं और आप उनको IVF सजेस्ट करती होंगी। तो ऐसे में उनको काउंसल करना कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे इसके लिए उनको तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि 25 साल में हमें लगता है कि हम तो खुद से कंसीव कर सकते हैं, हमें IVF जैसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो ये काउंसलिंग कितना इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहला IVF में जो सबसे पहला रोल है वो काउंसलिंग का ही है, क्योंकि आपका मेंटल स्टेट, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, उससे फर्टिलिटी का सक्सेस रेट का बहुत ज़्यादा लेना देना है। कोई भी मोडालिटी, IVF ही क्यों, IUI कर रहे हो या रिलेशनशिप से कंसीव करना हो, हर मोडालिटी में स्ट्रेस का लेना देना बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस तनाव में रहेंगे कि मैं कंसीव नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ इतनी समस्याएं हैं, मेरा तो कोई उपाय नहीं है, हमारे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, मॉनेटरी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो होती हैं। लेकिन आपके मन स्थिति पर आपका मानसिक तनाव इस बात को कितना एक्सेप्ट करता है और किस तरह आप इसके बारे में सोचते हैं, इससे आपके जो सक्सेस रेट है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और IVF तो वैसे भी थोड़ी महंगे इलाज है, तो उस पर तो इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है ही, हर मोडालिटी में लेना देना है। इसीलिए जब भी IVF के लिए कोई पेशेंट आता है तो उसकी काउंसलिंग, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो काउंसलिंग ही होता है। उनकी समस्या के बारे में, उससे रिलेटेड समाधान के बारे में, खर्चे के बारे में, सक्सेस रेट के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग उनको डिस्कस किया जाता है, उनको बताया जाता है, चांस के बारे में सब कुछ डिटेल बताया जाता है। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। ये सारे प्रॉब्लम्स पे अभी जो हम बात कर रहे थे, तो एक और बात मेरे दिमाग में आ रही थी और जो अक्सर आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो ज़रूर डिस्कस करते होंगे और कहते होंगे, जो ख़ास करके अब जिनकी एज ज़्यादा हो गई होगी, 40+ में होंगे आई गेस, वो अलग अलग बातें लेकर आते होंगे, जैसे कि हमने IUI करा लिया, टेसा, एक्सी, IVF, मतलब ये जितनी सारी चीज़ें हमने सब करा लिया और उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। और तब जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई इशू नहीं है, मतलब आप इजीली कंसीव कर सकते हैं, या बहुत सारी और चीज़ें, सब कुछ अप्लाई कर लेने के बाद भी कभी कभी जब पेशेंट आपके पास पहुँचता है और कहता है कि नहीं हो रहा है, तब आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं और क्या कहते हैं तब? यहाँ भी काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ हो गया, एक तो पहले 40 की उम्र अगर हो गई है तो सब कुछ ओके हो ही नहीं सकता है। अंडे दाने की ताकत तो घटने निश्चित, जो उम्र का प्रभाव है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो नेचर ने जैसा बनाया है वो समय के हिसाब से जाएगा। तो अगर 40 की एज है तो आप कोई समस्या नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये आपका मानना गलत है, ये नहीं मानना है। तो अंडे दाने की ताकत घट गई, अगर अंडेदानी की ताकत जो अल्ट्रासाउंड में हमने देखा और ब्लड टेस्ट से कराया अगर है भी, तो ये समझना ज़रूरी है कि इसमें जो क्वालिटी अंडे की होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उम्र के हिसाब से उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है, घटती चली जाती है। तो फिर इस समय पे आप को ये मानना है कि मेरे साथ सब कुछ ओके फिर भी नहीं हो रहा है, पहले तो यही बात गलत है। तो ये काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले ये समझ लीजिए कि आपकी समस्या क्या है। दूसरी बात यह है कि अगर अब तक सक्सेस नहीं मिला है तो आगे भी नहीं मिलेगा, ये थॉट भी गलत है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बहुत बार IUI करा चुके हैं, अब हम सीधे IVF कराना चाहते हैं, ऐसा बोल के आते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग के बाद IUI सिंपल प्रोसेस हमने एक बार की और कंसीव हो जाती है, क्योंकि उनका मेंटल स्टेट ऐसा हो चुका होता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो काउंसलिंग का अगेन बहुत बड़ा रोल है। उनको हम पहले ये समझाते हैं कि आपकी समस्या ये है, इसमें ये ऑप्शंस हैं, और आपका पहले कब कितनी बार हुआ, किस तरीके से हुआ, किस कंडीशन में हुआ, ये तो हमें नहीं पता होता है। तो उन सब से रिज़ल्ट का बहुत लेना देना होता है। तो अब जो हम करेंगे वो पीछे से अलग होगा, तो वो सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल भूल जाना है। तीसरी चीज़ ये है कि खान पान में बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, जो हर तरीके से चाहिए। 40 की उम्र है आपकी अगर, तो खान पान में आपको एडजस्टमेंट करना होगा। अब आपकी 25 की उम्र वाली बॉडी रह नहीं जाएगी, तो सिमिलरली यहाँ पे अंडेदानी की ताकत भी वैसी नहीं रहेगी, कंसीव करने का रेट भी वैसा नहीं रहेगा। तो खान पान, एक्सरसाइज, इन सब का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। उसके बाद फिर मेडिसिन का रोल आता है।
तो इस तरह से फिर वो कंसीव होने की ऐसा नहीं है कि 40 की उम्र हो गई तो कंसीव होने की संभावना ख़त्म हो जाती है, तब भी है, बल्कि सरल तरीके से भी हो सकता है और फाइनली IVF तो है ही। और जब आप IVF की बात कर रही हैं तो हम एक बार और डिटेल में समझना चाहते हैं IVF के पूरे प्रोसेस को, कि IVF का वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है। बेसिकली IVF एक, जिसको फुल फॉर्म में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक्चुअली जो नॉर्मल तरीके से शरीर के अंदर अपने आप प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लेबोरेटरी में करते हैं। मतलब अंडा बनाया जाता है शरीर के अंदर, उस अंडे को अल्ट्रासाउंड गाइडेड बाहर निकाला जाता है, फिर हस्बैंड के स्पर्म से उसको फर्टिलाइज्ड किया जाता है जो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का नाम है। तो वो ट्यूब के अंदर कराया जाता है फर्टिलाइजेशन, जो आपके शरीर के अंदर ट्यूब में अपने आप होती है। अगर वो वहाँ नहीं हो सकती है तो उसको हम बाहर कराते हैं, उसी ट्यूब के अंदर कराते हैं, इसीलिए ये टेस्ट ट्यूब बेबी नाम है। फिर जब वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब उसको बच्चेदानी को तैयार किया जाता है। जैसे एक उसका आपके घर अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप पूरी घर की तैयारी करते हैं। सिमिलरली बच्चा एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट गेस्ट है, तो उसके आने के लिए बच्चेदानी की तैयारी होती है, पर ही पूरे शरीर की तैयारी होती है। तो उस तरह से आर्टिफिशियली हम उसको दवाइयों के सहारे बच्चेदानी को तैयार करते हैं, फिर उसको इम्प्लांट किया जाता है और इस प्रोसेस को हम IVF नाम देते हैं। तो ये एक बहुत ही कारगर उपाय है, जेन्युइन फॉर्म में कारगर उपाय है, लेकिन जिनकी ज़रूरत किनकी क्या है उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। कई बार आपके पास ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे जो कई और जगह से होकर आए होंगे, जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, तो और अलग अलग प्रोसेसेस वो करा भी चुके होंगे, मे बी IVF भी करा चुके होंगे, फर्स्ट IVF उनका फेल हो गया होगा। तो ये कितनी बार IVF करा सकते हैं, इसका भी कुछ ड्यूरेशन आप लोग बताते हैं क्या, कि एक बार करा लिया फेल हो गया, दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, फिर और कितनी बार करा सकते हैं, या कब अब आपको रुक जाना चाहिए? एक्चुअली इसका कोई फिक्स टाइम लाइन है नहीं। एज क्राइटेरिया है जो हमारे भारत सरकार के कानून में निर्धारित किया गया है, वो एज क्राइटेरिया है। विमेन का एज मतलब औरतों के लिए 45 इयर्स और पुरुषों के लिए 50 साल, ये क्राइटेरिया फिक्स है। बाकी चांस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो आप 2 बार 3 बार 4 बार, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपकी समस्या, आपकी ज़रूरत, इन सब पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं, पर एज का क्राइटेरिया लिमिटेड है और उस हिसाब से जो गाइडलाइन दिया गया है उस हिसाब से ही सारे डॉक्टर्स करते हैं। कुमारी अनुराग, एक बहुत बड़ा ग्रुप आपके पास ऐसा आता होगा यंग गर्ल्स का, जो PCOD और PCOS जो एक समस्या है, PCOS कहें उसे, तो वो उस तरीके की समस्या आपके पास लेकर के आती हैं, और कई बार उनके जो गार्जियन हैं वो भी आते होंगे और वो कहते होंगे कि हो सकता है कि आगे जा कर के, चूँकि माहवारी जो है वो लगातार नहीं आ रही है, उसमें ब्रेक हो रहा है, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का, या उसको आप लोग कैसे एड्रेस करते हैं? PCOD अभी के समय में देखा जाए तो जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं उनमें 50 से 60% केसेस PCOD के ही होते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या है। मतलब आपका जो हम दिनचर्या में खान पान, आपका स्ट्रेस का लेवल, एक्सरसाइज, इन्हीं चीज़ों से ही इसका लेना देना है। ये एक अंडेदानी की समस्या है बेसिकली, जिसके अंडा बनने का एक निश्चित समय होता है शरीर के अंदर। उस समय पे अंडा बनता है, फूटता है और बाहर आता है। अगर बच्चा कंसीव हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हर महीना बनता है, बाहर आ जाता है। यही चीज़ें अगर नहीं होती हैं जो एक मंथ के अंदर होना चाहिए, अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं, उनके अंदर ऐसी हार्मोनल बदलाव होती है जिसके कारण अंडा सही समय पे नहीं बन पाता है, और वो अंडा अगर नहीं बनेगा तो जो शरीर के अंदर बदलाव होना चाहिए वो भी नहीं होता है। तो अगर अंडा नहीं बनेगा तो बच्चा कंसीव होने में मुश्किल होगी, बच्चेदानी तैयार नहीं है तो महीना आने में डिले होगा। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत अर्ली एजेस में शुरू हो जाते हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि मेंसेस की शुरुआत हुई है बच्चियों में 14 साल, 13 साल, 15 साल, और उस समय से ही ये समस्या शुरू हो जाती है। तो उनमें उनके लिए तो बस ये महीना रेगुलर नहीं आने की समस्या होती है, लेकिन जो फर्टिलिटी एज ग्रुप के लोग होते हैं जिनको बच्चा का डिज़ायर है, उनके लिए बच्चा करने की समस्या ज़्यादा बन जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है ये इलाज। इनको एक्सरसाइज, खान पान और थोड़ा सा अंडा बनने में सपोर्ट देके इनको नेचुरल तरीके से भी हम सपोर्ट करते हैं और बच्चा कंसीव होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका।
मैम, हम इतने देर से जब बात कर रहे हैं और ख़ास करके जीवन शैली और स्ट्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो खान पान भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके का खान पान आप सजेस्ट करती हैं, ख़ास करके जब पुरुष आपके पास आते हैं और मान लीजिए उनके सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो क्या कुछ सजेस्ट करते हैं आप पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपने आप किया जा सकता है। इसमें आपको किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका डाइट आपके शरीर के बिल्डअप होने में, आपके शरीर के निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सिमिलरली अंडा बनने में या कीड़ा बनने में भी उसका उतना ही रोल है, जाहिर सी बात है। तो ये जो हमारा आजकल मॉडर्न जीवन शैली हो गया है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ फोकस्ड होते हैं, या फिर पैक्ड फूड हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं खाने की, या जो कोल्ड ड्रिंक्स है या बहुत ज़्यादा कैफ़ीन है, ये सारी चीज़ें दोनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, या मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए नुकसानदेह है। हमको थोड़े अपने पुराने जीवन शैली की तरफ झांकना चाहिए, जो हर तरीके से फर्टिलिटी में या नॉन, जिनको नहीं फर्टिलिटी उनको तो है ही है, फर्टिलिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको अपने खान पान में फल का, सलाद का, दाल का, अगर नॉनवेज खाते हैं तो उनको थोड़ा कम तेल मसाले वाले अंडे खा सकते हैं। मछली बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। लहसुन का सेवन बहुत लाभप्रद है मेल के लिए स्पेशली। उनको और भी बहुत विटामिन सी रिच चीज़ें, फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर, ये सब हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। सिमिलरली जैसे पीसीओडी के बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा करें, तो उन सारी वीमेंस को बहुत जंक फूड तो बिल्कुल नहीं लेना है, दोनों में से किसी को नहीं लेना है। एक्सरसाइज को अपने लाइफ में एकदम शामिल करना है, जो आपको एटलीस्ट 40-45 मिनट्स एक्सरसाइज करना है और ऐसा फील होना चाहिए कि आपने किया। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज के नाम पे घूमने तो निकल जाते हैं, घूम घाम के वापस आते हैं, उनके पसीने की एक बूंद नहीं आती है, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपने अपने शरीर पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है और उससे जो आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर आई है पसीने के थ्रू। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है समझना। कुछ बातें जो सिर्फ पुरुषों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें नशा, ये बहुत स्पेशली हमारे बिहार में तंबाकू का सेवन बहुत कॉमन है, और दुखद बात यह है कि तंबाकू के सेवन को नशा मानते ही नहीं है। हमारे पास जब पेशेंट, हाँ बिल्कुल भी नहीं मानते। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब उनकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो हम पूछते हैं आप कोई नशा भी करते हो? वो कहते हैं नहीं। तंबाकू खाते हो? हाँ तंबाकू तो खाते, बस एक वही है, तो उसको नशा ही नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये एक नशा मतलब तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे आप वो चबाते हो या गुटखे के फॉर्म में लेते हो, सिगरेट के फॉर्म में लेते हो, या किसी अन्य तरीके से लेते हो, और अल्कोहल, ये दो चीज़ें आपके स्पर्म के लिए डेडली है। ये आपको जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो डे 1 से, मेडिसिन से पहले हमारा पहला सलाह यही होता है कि आप कोई नशा नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग तंबाकू, प्लस अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है। और कुछ मेल के लिए जो स्पेशली होता है उनका हीट एक्सपोजर, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा हीट से लेना देना है, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ से बचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पर्म जो ऑर्गन स्पर्म बनने का है वो बाहर भगवान ने इसीलिए बनाया है कि एब्डोमेन जो आपके शरीर का तापमान है उससे थोड़ा कम होता है। तो अगर बहुत तापमान पे रहेंगे तो आपकी कीटाणु मर जाएगी। तो ये एक है, जो स्ट्रेस है वो तो है ही। अगर आपका ये इतना जल्दी चेंज होता है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका बिल्कुल स्पर्म नॉर्मल है, अगर आपकी एक दिन पहले फीवर लग गई या आपने ओवरनाइट स्लीप नहीं किया, सारा स्पर्म मर सकता है। ये इतना डेडली होता है। तो इस जांच में भी बहुत सारा जो हम लोग प्रायः देखते हैं प्रॉब्लम, बहुत छोटे छोटे जगह में सब कोई भी जांच कर देता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट एकदम गलत होती है। वो इसी वजह से कि एक तो उनको पता ही नहीं है, उनकी उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, बस ऐसे ही कर लेते हैं। दूसरी, उनको ये नहीं पता कि किस टेम्परेचर पे करना है, कितनी देर में करना है और क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो ये भी जांच का तरीका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ऑथेंटिक प्लेस पे ही जांच करानी चाहिए, और उसके हिसाब से आपके स्पर्म में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। कितनी संख्या है, कितनी गति है, उसका आकार प्रकार क्या है, पीएच बैलेंस क्या है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट मोडालिटी तय होता है। तो आपको पुरुषों के लिए ये ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। आपको सही जगह पे जांच करानी चाहिए और उसके हिसाब से फिर आपको जो सजेशन दिया जाता है वो फॉलो करें। सिमिलरली फीमेल्स में भी है, डाइट और एक्सरसाइज का, आपके खान पान और एक्सरसाइज का तो वैल्यू है ही। उनके लिए जो एडिटिव फैक्टर होता है, क्योंकि वो घर में रहती हैं, फैमिली के साथ रहती हैं, तो स्ट्रेस का वातावरण उनके लिए ज़्यादा होता है।
बाहर जो निकल जाते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर के माहौल में है, उनकी माइंडसेट अलग हो जाता है, फिर वो स्ट्रेस का लेवल उनके लिए अलग होता है, लेकिन फीमेल के लिए जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा खान पान और एक्सरसाइज तो है ही, थोड़ा सा अपना रुझान उस तरफ करना है जो आपको बिज़ी रखता हो, आपके माइंड को एलिवेट, आपका जो है वो काम करना हो, थोड़ी देर टीवी देखना हो, किसी म्यूज़िक को सुनना हो, ये सारी थेरेपी भी उनको बताई जाती है ताकि आपका मेंटल स्टेट थोड़ा अच्छा रहे। और वो कंसीव करने के लिए कई बार आईवीएफ भी फेल हो जाता है और सिंपल तरीके से बच्चा ठहर जाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है वो स्ट्रेस। तो इस तरह से उनको हम समझाते हैं और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैम अगर फीमेल कोई नशा कर रही है तो इसका कितना गंभीर प्रभाव पड़ता है? इतना ही गंभीर जितना मेल के लिए है, बल्कि थोड़ा और ज़्यादा। फीमेल के अंदर सिर्फ एक की क्वालिटी ही नहीं ख़राब होती है, अगर बच्चा कंसीव हो गया है उसको भी नुकसान होगा क्योंकि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा लाइफ बनेगी। तो ये बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत बुरी तरीके, आजकल थोड़ा ये फैसिनेशन हो गया है जो शहरी वातावरण में है, तो अल्कोहल, सिगरेट, ये सब फीमेल भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगी हैं। तो उनको तो अगर कंसीव करने का आपने प्लान किया हुआ है तो बिल्कुल भी आपको इसका सेवन नहीं करना है। इसमें कोई मॉडर्न लाइफस्टाइल का बिल्कुल वर्स्ट रोल है अगर मैं कहूँ तो आपको इससे मॉडर्निटी आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। आपके अंदर जो लाइफ बननी है उसके लिए, अपने आपके लिए अगर आप नहीं सोच रहे, सोसाइटी के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो जो आपके अंदर पलने वाला बच्चा है उसके लिए सोच के आपको इसको बिल्कुल बंद कर देना है। अल्ट्रासाउंड की हम हमेशा बात करते हैं जब भी प्रेगनेंसी की बात होती है। मुझे लगता है पहली वो एक कोशिश ही होती है, डॉक्टर भी सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की ही बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड को ज़रा डिटेल में समझाइए कि आप लोग कैसे करते हैं और आपके सेंटर पे इसे खास करके कैसे आप लोग देखते हैं। बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड फीमेल के लिए स्पेशली अल्ट्रासाउंड का जहाँ तक बात है, तो उसमें प्रेगनेंसी अगर है तब तो पेट के ऊपर से, या पेट का और कोई डिसऑर्डर है तो पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर फर्टिलिटी की बात आती है या गायनी रिलेटेड समस्या की बात आती है तो उसमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यानी TVS ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है। इसके बगैर आप इनफर्टिलिटी की तो कल्पना ही बेकार है। अगर आप फर्टिलिटी डील करते हैं तो आपको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपका चश्मा ही वही है। आप अंदर की चीज़ ऐसे नहीं देख सकते, पेट के ऊपर से तो पता ही नहीं चलता है। इतनी जो भी चमड़ी जितनी भी मोटी हो, पतली हो, जो भी हो, चमड़ी तो होनी है, तो वो एक बहुत बड़ी दीवार होती है और आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं देती है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एक ऐसा टूल है जो डायरेक्ट माध्यम होता है, जिस ऑर्गन को हमको देखना है, जैसे यूट्रस को देखना है फर्टिलिटी में तो हम यूट्रस को, या फीमेल के लिए जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसमें यूट्रस, अंडेदानी, इन्हीं दो या ट्यूब, इन्हीं को हम देखना चाहते हैं। तो इससे जो रिलेटेड होता है ये डायरेक्ट हम वहाँ पे प्रोब रखते हैं। मतलब अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है जो उसको सेंस करेगा, जो हमको इमेज देगा, पिक्चर बनाएगा, उसको हम डायरेक्ट उस जगह पे प्लेस करते हैं। तो जो भी समस्या है छोटी से छोटी, कई बार मतलब 0.1 mm में अगर बोले तो सेंटीमीटर की बात छोड़ दीजिए, mm की चीज़ें भी रहती हैं। अगर मान लो बच्चेदानी के अंदर पॉलिप है तो बहुत छोटी रहती है, 0.5 mm, 0.3, वो भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। बच्चेदानी के अंदर दीवार बन गई है, फाइब्रॉइड हो गया है, या फिर बच्चेदानी कई बार जो जन्मजात विकार होता है पूरी तरह से 2 भाग में बटी रहती है, बनी ही नहीं है, सिस्ट बना गया है अंडेदानी के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, इंडोमेट्रियोमा है, एडिनोमायोसिस है, ट्यूब के अंदर हाइड्रोसाल्पिंग्स बन गया है, या जो पैल्विक रीजन में कई बार जो इंक्लूजन सिस्ट होता है वो बन गया है। तो ये सारी चीज़ों को हम अल्ट्रासाउंड से बखूबी देख सकते हैं। बल्कि क्लैरिटी इतनी अच्छी होती है कि जो यूट्राइन एनॉमली होता है, जो जन्मजात विकार की बात करें, उसमें 3D अल्ट्रासाउंड का बहुत अच्छा रोल है। जो 3D अल्ट्रासाउंड जिनके पास नहीं है वो 2D से इसको देख सकते हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। और फर्टिलिटी में जब आप पेशेंट को अंडे बनने की दवाई देते हैं तो अंडा कितने समय पे बना, कितना ग्रोथ हो रहा है, अभी और दवाइयाँ हमको क्या लगानी है, बन के तैयार हुआ कि नहीं, ब्लड फ्लो कैसा है, यूट्रस का प्रिपरेशन, बच्चेदानी के अंदर झिल्ली कैसी बन रही है, उसका ब्लड फ्लो कैसा है, कंसीव होने की संभावना, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ये सारा मॉनिटरिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से ही संभव है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है जो हर गायनिकोलॉजिस्ट के पास फर्टिलिटी के लिए पेशेंट आते हैं, वो ट्रीटमेंट करते भी हैं, तो उनको ये जानना और इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ गायनिकोलॉजिस्ट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनको तो करना ही है क्योंकि उनको ट्रीटमेंट देना है, पेशेंट के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। अगर मान लो हम इसी अल्ट्रासाउंड के लिए किसी दूसरी जगह भेजते हैं
तो उनका समय, उनका पैसा भी, दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा लगती हैं। तो वन हैंड मतलब एक जगह अगर ट्रीटमेंट के अलावा हम उनको साथ के साथ ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तो दोनों के लिए इक्वली अच्छा है। बल्कि अगर नॉन फर्टिलिटी की हम बात करें, एक टॉपिक प्रेगनेंसी, तो जो अर्ली प्रेगनेंसी होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे 5 से 6 वीक के बीच में बच्चे की हार्ट बीट आती है, पर एब्डोमेन जो पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड होता है कई बार नहीं मिस हो जाता है, नहीं पता चलता है। ट्रांसवेजाइनल क्योंकि सेंसिटिविटी इतनी अच्छी होती है तुरंत पता कर सकते हैं। एक टॉपिक प्रेगनेंसी मतलब अगर बच्चा बच्चेदानी के अलावा कहीं और ठहर गया तो जितनी अर्ली डायग्नोसिस उनकी बनेगी, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट हम उनको दे सकते हैं। जैसे ट्यूब में अगर बच्चा ठहर गया तो मेडिकल मेथड से भी उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में बहुत अर्ली डिटेक्ट होता है और जितनी अर्ली डिटेक्ट होगा सर्जरी की संभावना उतनी घट जाएगी। वरना अगर पेट में फट गया तो फिर सर्जरी के अलावा उपाय नहीं बचती है। तो इसलिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी आज के डेट में अगर जैसे ट्रीटमेंट मोडालिटी में जितना रोल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हिस्टोस्कोपिक सर्जरी का है, डायग्नोस्टिक मोडालिटी के लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी उतना ही इम्पॉर्टेंट टूल है। तो ये हर गायनेकोलॉजिस्ट को जानना चाहिए और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड तो हर गायनेकोलॉजिस्ट रेगुलर देखते हैं, दूसरे का किया हुआ ही देख रहे हैं, तो थोड़ा तो एक्वेंट होते ही हैं। बस उनको ये समझना है कि हमको करना क्या है और जो फाइंडिंग दिख रही है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। इससे हम बहुत सारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में उसको भी हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से समझ पाते हैं कि किस समय पे, जैसे अगर किसी का पीरियड आया है तो अल्ट्रासाउंड में कैसा दिखेगा बच्चेदानी, अगर अंडा बन गया है तब कैसा बदलाव होगा, फर्टिलिटी की संभावनाएं किस तरफ जा रही हैं, अगर किसी को पॉलिप है तो वो किस तरह दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी है, TVS है, उसी के माध्यम से संभव है और इसको हर गायनेकोलॉजिस्ट को जानना और करना चाहिए। अब हम थोड़ा मिथ्स पे बात करेंगे। कई सारे मिथ हैं और प्रेगनेंसी को लेकर के खास करके गांव और जो हाशिए पे जो रहने वाले लोग हैं, जो सुदूर गांव और कस्बों में रह रहे हैं, तो वो कई बार प्रेगनेंसी में जब कंसेप्शन उनको नहीं होता है तो वो आयुर्वेद या होम्योपैथ इस तरीके की पैथीज़ को भी अपनाते हैं। आप कितना सजेस्ट करती हैं इन सारी पैथीज़ को और कितना सही मानती हैं कि ये कराना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए? और अगर इस तरफ जाते हैं, अगर आयुर्वेद या होम्योपैथ की तरफ जाते हैं, तो क्या इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं क्या? एक्चुअली होम्योपैथ और आयुर्वेद में इलाज क्या है इसकी पढ़ाई तो हमने की नहीं है, तो हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि वो बेसिकली जो आयुर्वेद और होम्योपैथ के नाम पे ट्रीटमेंट होता है वो कोई ट्रेंड डॉक्टर नहीं करते हैं। जो जितने भी छोटे जगह पे हैं उन्होंने किसी तरह कहीं से 2-4 बातें सीखी और ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। बल्कि हमने तो ये भी सुना है एलोपैथिक दवाओं का आयुर्वेद के नाम पे इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा। तो वो आपके जो एलोपैथिक डॉक्टर है उनको दवाइयाँ वो दे रहे हैं, उनका इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों का स्टडी होता है। दोनों को समझ कई वर्षों तक जब कोई स्टडी होती है किसी भी मेडिसिन पे, तब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आता है, मतलब लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उनके सारी चीज़ों के बारे में हमको पता है कि अगर हम ये दे रहे हैं तो इसका ये नुकसान हो सकता है, ये फ़ायदे हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथ में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, उसमें स्टडीज़ कम है। तो स्टडीज़ कम है तो, और अगर आप एलोपैथिक दवाएं जो मोस्टली छोटे छोटे जगहों पर यूज़ होता है, उनको डॉक्टर से जो उन्होंने देखा कुछ सालों के प्रैक्टिस में वो अपनाना शुरू कर देते हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट तो उनको पता नहीं है। तो इससे काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। कई बार ओवेरियन रिजर्व तक ख़त्म हो गई है, पुरुषों में स्पर्म शुक्राणु ख़त्म हो गया। तो ये एक बहुत ही कई बार बड़ी समस्या बन जाती है। तो मेरा ये सजेशन होगा, हम किसी पैथी की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, बट इतना पता है कि जिधर भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो कोई जानकार लोग से होना चाहिए जिनका इनके बारे में पढ़ाई हो, एक्सपर्टीज़ हो, जिन्होंने, जैसे एलोपैथ में भी है जो इसके एक्सपर्ट है वो आपको बेहतर इलाज कर सकते हैं, उसी तरह उसमें भी है। अगर वो एक्सपर्ट हैं तो आप सजेशन लेना चाहते हैं लीजिए, हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि हम उसके बारे में जानते नहीं तो हम कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, प्लीज़ नीम हकीम खतरे जान से ज़रूर बचें, वो आपका फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कई बार बाबाओं के चक्कर में भी लोग पड़ जाते हैं, यहाँ झाड़ फूँक, जड़ी बूटियाँ, तो वो सारी बेकार चीज़ों में ना पड़े, उससे आपका समय, एनर्जी और आपके शरीर का नुकसान सब कुछ हो रहा है। आपको पता भले नहीं चलता है, बल्कि लेटर ऑन जब नुकसान होता है तो लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि हमने ये किया था इसलिए ये हो रहा है। पर डॉक्टर होने के नाते
हमें तो समझ आने लगता है। तो वो ज़रूर है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें और सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पे, सही टाइम पे जाएं। आपका इलाज सस्ता भी होगा और जल्दी भी होगा। विमेंस हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के माध्यम से आज हमने फर्टिलिटी से रिलेटेड वो सारी बातें जानी जो आम दर्शक जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमारी अनुराग इस सीरीज़ में हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी बातें हमें बताने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ समझना कि आप एक स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान एक जगह कर सकें, जिसमें ये सारी बातें जो आज हमने डिस्कस की, ऐसी ही और सारी बातें हम अगली बार लेकर आने वाले हैं। और अगली बार कुछ और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आप हमसे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, हम उसे फिर से लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।